चूजा अंडे में सांस कैसे लेता है और आखिर ये फॉइल पेपर हवा में कैसे उड़ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा फ्रॉग दिखाने वाला हूं जिसको देख आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों हमारे चैनल के एक व्यूअर के द्वारा पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप मुझे इंस्टाग्राम पर भेजी गई। अब उस वीडियो क्लिप के बारे में बताने से पहले चलिए देखते हैं उस वीडियो क्लिप को। असल में दोस्तों इस वीडियो क्लिप में एक फॉइल पेपर को हवा में कुछ इस तरीके से जादुई वे में उड़ाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ देर के बाद एक लेडी के द्वारा एक खाली जग को जार में नीचे की तरफ डालकर कुछ इस तरीके से फॉइल पेपर के ऊपर हवा को रिलीज करके उस फॉइल पेपर को बेहद ही अमेजिंग वे में जार में नीचे की तरफ बैठा दिया जाता है। एंड ऑनेस्टली सब देखने में किसी जादू की तरह लगता है, लेकिन आखिर ऐसा जादू कैसे हो रहा है नहीं पता, तो चलिए आज इसके पीछे की साइंस से भी पर्दा हटा ही देते हैं। दरअसल दोस्तों ऐसा कारनामा होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस की वजह से। दरअसल दोस्तों सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस के मॉलिक्यूल्स हवा की तुलना में काफी ज्यादा भारी होते हैं। अब जैसे ही जार में बहुत बड़ी क्वांटिटी में सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस को डाला जाता है तो उस गैस की मॉलिक्यूल्स पूरे ही जार को कुछ इस तरीके से कवर कर देते हैं। अब जैसे ही एक थिन फॉइल पेपर को इस जार में छोड़ा जाता है तो ये फॉइल पेपर इसी गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर कुछ इस तरीके से फ्लोट करना शुरू कर देता है। और ये फ्लोट बिल्कुल वैसा ही होता है कि मानो जार में गैस नहीं बल्कि पानी भरा हुआ हो। बट ऑन दी अदर हैंड जैसे इस लेडी के द्वारा खाली जग को जार के अंदर कुछ इस तरीके से डाला जाता है तो इस जग में उसी गैस के मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। और जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स को तैरते हुए फॉइल पेपर के ऊपर डाला जाता है ये फॉइल पेपर के वेट को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये फॉइल पेपर कुछ इस तरीके से जार के तले में बैठ जाता है। अब क्योंकि इस जार में गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये चीज हमें कभी भी नेकेड आई से नहीं दिखती है और हमें सारा ही सिनेरियो कुछ ऐसा लगता है कि मानो ये कोई अजीब सा जादू हो रहा हो। सो आई होप जिसने भी इस वीडियो क्लिप को मुझे भेजा होगा आज उसे इसके पीछे की रियल साइंस भी जरूर पता चल गई होगी। फैक्ट नंबर 14। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। इस चीज को आपने कभी ना कभी पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस चीज को अपनी आंखों से देखकर महसूस किया है और वो भी चींटियों के रूप में? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ कमाल दिखाता हूं। दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो स्टिकी मटेरियल दिख रहा है असल में वो कोई मटेरियल नहीं बल्कि जीती जागती आंट्स हैं, जिनको कि फायर एंट्स के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन फायर एंट्स की एक बेहद ही यूनिक खूबी होती है जिसके चलते हुए ये इमरजेंसी सिचुएशंस में सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे की बॉडी को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करती हैं कि ये बेहद ही आसानी से पानी पर तैरने और कॉलोनी पर अटैक करने वाले एनिमी से अपनी रक्षा को कर सकें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारी रिसर्च में बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ये आंट्स भारी से भारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी इस अमेजिंग स्ट्रक्चर को बनाती हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये आंट्स एक दूसरे से इतने टाइट वे में जुड़ती हैं कि अगर इनको एक दूसरे से अलग किया जाता है तो उस कंडीशन में इनका बॉन्ड किसी विस्कस लिक्विड के बॉन्ड की तरह दिखाई देता है, जो अपने आप में काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अमेजिंग आंट के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको पफर फिश के बारे में बताया था जो अपने आप को सेव करने के लिए अपनी बॉडी पर कुछ इस तरीके के नुकीले कांटों को निकालती है। लेकिन आज बात थोड़ी सी डीप करते हैं। क्या आपको पता है कि पफर फिश के इस डिफेंस मैकेनिज्म को ट्रिगर करने के लिए भी एक चीज की काफी ज्यादा जरूरत होती है और वो है सी वाटर। असल में दोस्तों जब तक पफर फिश अपने मुंह से सी वाटर को सक करके अपने स्टमक में पंप नहीं करती है वो चाहकर भी अपनी बॉडी पर कुछ इस तरीके के नुकीले कांटों को नहीं निकाल सकती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए पफर फिश अगर किसी ऐसे इलाके में जाती है जहां पर उसको अपनी जान का खतरा होता है तो वो पहले से ही सी वाटर को सक करके अपने स्टमक को अपनी बॉडी की साइज से लगभग 3 से 4 गुना फुलाकर रखती है, जिसकी वजह से ये बेहद ही आसानी से अपने एनिमी से अपनी सुरक्षा कर लेती है। बट ऑन दी अदर हैंड पफर फिश हर समय अपने स्टमक को पानी से फुलाकर नहीं रख सकती है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए हर कुछ घंटों के बाद पफर फिश को अपने स्टमक को खाली करना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई इस पफर फिश की क्वालिटी की। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या आपने कभी भी पफर फिश को अपने स्टमक को खाली करते हुए देखा है? दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक पफर फिश के द्वारा अपने स्टमक से पानी को बाहर निकालते हुए दिखाया जा रहा है जिसको कि पफर फिश ब्लोइंग अप के नाम से जाना जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये छोटी सी फिश अपने स्टमक में कितनी बड़ी क्वांटिटी में पानी को स्टोर कर सकती है।
फैक्ट नंबर 12। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमें किसी भी इंसान को कोई भी मैसेज कन्वे करना होता है तो हम तुरंत ही अपने स्मार्टफोन को निकालते हैं और हम उसको तुरंत ही व्हाट्सएप या फिर टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं। तो भाई दोस्तों, बात अगर कुछ दिन पहले की जाए तो इसी काम को लेटर के जरिए किया जाता था, जहां पर पोस्टमैन घर घर जाकर हमारे मैसेजेस को कन्वे करता था। तो भाई दोस्तों, क्या आपको पता है कि साल 1875 में बेल्जियम के एक टाउन के द्वारा एक ऐसा मैसेजिंग सिस्टम डेवलप किया गया था जो अपने आप में काफी ज्यादा सस्ता और फास्ट था। असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोग होंगे जिनको यह मालूम होगा, बेल्जियम के लिएज टाउन में 37 ट्रेंड मेल कैट्स को टाउन में एक जगह से दूसरी जगह लेटर ले जाने के लिए हायर किया गया था। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इन सभी कैट्स के गले में कुछ इस तरीके के वाटरप्रूफ पाउचेस को लटकाया जाता था जिसकी वजह से लेटर कभी भी डैमेज ना हो सके। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह सिस्टम उस समय दुनिया की सबसे ज्यादा फास्ट मैसेजिंग सिस्टम्स में से भी एक सिस्टम माना जाता था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी भी आपने जिस कैट की इमेज देखी है ये उन्हीं 37 ट्रेंड कैट्स में से एक कैट की इमेज है जिसको एज अ पोस्ट कैट हायर किया गया था। तो ये कैट और ये सिस्टम अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आपने मूवीज में वुल्वरीन कैरेक्टर को तो जरूर देखा होगा जो अपने एनिमी से लड़ने के लिए अपने हाथों से कुछ इस तरीके की मेटल रॉड को बाहर निकाल लिया करता था। तो ये तो बात हो गई रियल लाइफ की। अब बात करते हैं रियल लाइफ की। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा फ्रॉग भी मौजूद है जो इसी चीज को बेहद ही यूनिक और नेचुरल वे में भी करता है। असल में दोस्तों, इस फ्रॉग का नाम हेरी फ्रॉग है जिसको कि हॉरर फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये फ्रॉग अपने एनिमी को खत्म करने और लड़ाई के दौरान एक्स्ट्रा ग्रिपिंग के लिए अपनी ही बॉडी की हड्डियों को तोड़कर उनको अपनी स्किन से बाहर निकालकर एक क्लॉ यानी कि पंजे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि बैटल खत्म होने के बाद इस फ्रॉग की बोन्स अपने आप ही बॉडी में वापस जाकर अपनी नेचुरल पोजीशन में दोबारा से कनेक्ट हो जाती हैं और उन बोन्स के द्वारा इसकी स्किन पर किए गए होल्स भी कुछ ही घंटों में दोबारा से ही अपने आप भर जाते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस फ्रॉग की डिफेंस मैकेनिज्म को सबसे ज्यादा अमेजिंग और यूनिक माना जाता है, जो वास्तव में अच्छों के होश। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको बताया कि जब साइकिल को इन्वेंट किया गया था तो इनिशियल स्टेज पर उसकी डिजाइन इतनी ज्यादा खराब थी कि उसको चलाने से लोगों को काफी ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स होती रहती थी। ना सिर्फ इन्वेंशन बल्कि इन्वेंशन से आगे चलकर काफी सालों तक साइकिल्स की अलग अलग डिजाइन को मार्केट्स में उतारा गया, लेकिन वो सभी के सभी डिजाइन्स ह्यूमन बॉडी के लिए परफेक्ट नहीं थे। फाइनली साल 1970 के आसपास एक्सपेरिमेंट कर करके उस डिजाइन को खोजा गया जो आजकल हम और आप साइकिल के तौर पर देखते हैं। तो ये तो बात हो गई साइकिल्स की डिजाइन की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने साइकिल्स की सभी डिजाइन को एक साथ एक ही वीडियो क्लिप में देखा है? नहीं तो चलिए आज वो अमेजिंग चीज भी मैं आपको दिखा ही देता हूं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें साल 1818 से लेकर 1900 तक की सभी साइकिल्स के मॉडल्स को दिखाने की कोशिश की गई है। असल में दोस्तों, ये एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो है जिसको कि साल 1915 में फ्रांस में शूट किया गया था, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि इनिशियल स्टेज से लेकर 19वीं शताब्दी तक साइकिल की डिजाइन को कितने अजीब और अलग अलग वे में बनाया गया था। एंड लास्टली साल 1970 के आसपास उस डिजाइन को फाइनलाइज किया गया जिसे आजकल हम और आप साइकिल के तौर पर देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी भी साइकिल को चलाएं या फिर देखें तो एक बार ये जरूर सोचिएगा कि साइकिल की इस डिजाइन तक आने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी हड्डियों को तोड़वाया है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने बुक स्टॉपलेट की काफी ज्यादा वीडियो क्लिप्स तो जरूर देखी होंगी जिसमें बेसिकली एक बुक की मदद से दूसरी बुक को कुछ इस तरीके से एक चेन बनाकर गिराया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी एक साथ 10,200 बुक्स को कुछ इस तरीके से गिरते हुए देखा है? दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें 10,200 बुक्स को एक चेन बनाकर कुछ इस तरीके से गिराता हुआ दिखाया जा रहा है। असल में दोस्तों, ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था जिसको कि साल 2020 में जर्मनी की एक एंटरटेनमेंट कंपनी सिनर्स डोमिनो के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। सच में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड और ये वीडियो अपने आप में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग जरूर है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, इस सीरीज में मैंने आपको बताया था कि क्यों फीमेल मॉस्किटोज के लिए हमारे ब्लड को सक करना उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इस फैक्ट को मैंने अपनी वीडियो क्लिप में डाला था उस वीडियो पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि उनको ब्लड सकिंग की पूरी ही वीडियो को काफी ज्यादा डिटेल्ड वे में देखना है। तो चलिए आपकी रिक्वेस्ट से सर माते और उसी की तर्ज पर दोस्तों आज मैं सबसे पहली बार एक मॉस्किटो के द्वारा हमारी स्किन से ब्लड को सक करने की पूरी प्रोसेस को काफी ज्यादा डिटेल्ड वे में दिखाने वाला हूं। दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक फीमेल मॉस्किटोस को काफी जूम्ड वे में एक ह्यूमन स्किन से ब्लड को सक करता हुआ दिखाया जा रहा है, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि एक ह्यूमन स्किन में मॉस्किटो के द्वारा अपने प्रोबोक्सिस को इंजेक्ट करने के बाद वो हमारी बॉडी से किस तरीके से ब्लड को सक करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप उस ब्लड को मॉस्किटो के स्टमक में भी देख सकते हैं। हालांकि इस प्रोसेस को हमने काफी बार महसूस तो जरूर किया होगा, बट ऑनेस्टली बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को इतने ज्यादा डिटेल्ड वे में देखा होगा।
फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपने अपने फ्रेंड्स को या फिर लोगों को हाई फाइव करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस हाई फाइव को दुनिया के सामने कब और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? नहीं तो माय इंडिया फैमिली एक बार फिर से तैयार हो जाइए इतिहास के एक रोचक सफर पर चलने के लिए। असल में दोस्तों ये साल था 1977 का, जब लॉस एंजलिस डॉजर्स और द ह्यूस्टन एस्ट्रोस बेसबॉल टीम के बीच मैच चल रहा था। तब मैच के दौरान एलए डॉजर्स के एक प्लेयर के द्वारा मैच में अपनी बढ़त को सेलिब्रेट करने के लिए अपने हाथ को कुछ इस तरीके से हवा में ऊपर उठाकर दूसरे प्लेयर की तरफ किया गया, जिसके बाद दूसरे प्लेयर को यह एक्शन समझ नहीं आया और उसने भी अपने हाथ को ऊपर उठाकर उसके हाथ पर ताली मार दी। और यही वो मौका था जब इस पूरी दुनिया के सामने सबसे पहली बार हाई फाइव गेस्चर को रिप्रेजेंट किया गया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये गेस्चर और ये मोमेंट इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि साल 1980 में इसी गेस्चर को एलए डॉजर्स के सभी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कुछ इस तरीके से भी यूज किया गया था। सो फाइनली अब आप हाई फाइव के पीछे की हिस्ट्री भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर भी मौजूद है जो किसी भी इंसान को एक रोबोट में कन्वर्ट कर देता है? असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी भी रोबोट को किसी भी काम को करने के लिए प्रोग्राम करते हैं तो वो रोबोट ठीक उसी समय पर या फिर एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार उसी काम को रिपीट करता रहता है। और यही सेम चीज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी से ग्रसित इंसान भी करता है। असल में दोस्तों ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान रोबोट की तरह बार बार ठीक समय पर एक ही काम को दोहराता रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी भी इंसान के दिमाग में अपने चेहरे को धोने की बात आ जाए तो वो कुछ ही देर में और बार बार अपने चेहरे को वॉश करता रहता है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है दोस्तों कि इस बीमारी से ग्रसित इंसान अपने इमोशंस को तुरंत ही काबू नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट से कुछ ऐसी बात कर दी जाए जिसको सुनकर उसको तुरंत ही गुस्सा आ जाता है, तो उस सिचुएशन में वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की जगह पर चीजों को इधर उधर उठाकर फेंकने लगता है। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी देखी गई हैं जिसमें वो सामने वाले इंसान पर ही अटैक कर देता है। हालांकि दोस्तों इस सारे ही केसेस में दिमाग को शांत करने वाली मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल स्केल पर देखा जाएगा तो मेडिकल साइंस पर अभी तक इस बीमारी का कोई भी पुख्ता इलाज मौजूद नहीं है। तो जरा सोचिए कि अगर उस कंडीशन में दिमाग को शांत करने वाली मेडिसिन नहीं मिली तो इन तरीके के पेशेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से इस बीमारी को काफी ज्यादा खतरनाक भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 4। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें कुछ ऐसे कानून हैं जिनके बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरानी होती है। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि वेटिकन सिटी और फिलीपींस में आप शादी करने के बाद चाहकर भी अपने पार्टनर से कभी भी लीगली डाइवोर्स ले ही नहीं सकते। असल में दोस्तों बात अगर फिलीपींस की जाए तो साल 1954 से लेकर अभी तक फिलीपींस के लॉ में कहीं पर भी डाइवोर्स लेने का प्रावधान है ही नहीं। हालांकि साल 2018 में फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा यह जरूर कहा गया था कि वो अपने लॉ में कुछ ऐसे अमेंडमेंट करेंगे जिनके चलते हुए आगे चलकर वहां के लोग लीगली अपने पार्टनर से डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन बात अगर अभी की जाए तो वेटिकन सिटी और फिलीपींस में आप चाहकर भी अपने पार्टनर से कभी भी डाइवोर्स ले ही नहीं सकते हैं। क्या ये लॉ सही है या गलत? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 3। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑक्टोपस की कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके ब्लड का कलर रेड की जगह पर ब्लू होता है। बट ऑन दी अदर हैंड बात अगर ह्यूमंस की जाए तो ह्यूमंस में ब्लड का कलर हमेशा ही रेड होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये भेदभाव क्यों होता है? असल में दोस्तों बात अगर ह्यूमंस की जाए तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें आयरन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो दोस्तों जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के संपर्क में आती है एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है जिसकी वजह से एक रेड कलर का लिक्विड जनरेट होता है और यही लिक्विड हमारे पूरे ही ब्लड के कलर को रेड बना देता है। बट ऑन दी अदर हैंड बात अगर ऑक्टोपस की जाए तो ऑक्टोपस के ब्लड में हीमोग्लोबिन की जगह पर हीमोसाइनिन होता है जो कि कॉपर से भरा हुआ एक प्रोटीन होता है। और सिर्फ इसी प्रोटीन के दम पर ही ऑक्टोपस काफी ठंडे ठंडे पानी में भी सर्वाइव कर पाता है। असल में दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस की शारीरिक बनावट और भारी माहौल के कारण उसकी बॉडी में ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन को कैरी करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। बट ऑन दी अदर हैंड हीमोसाइनिन की एक यूनिक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को खुद से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट कर लेता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन उसकी पूरी ही बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है। अब जब हीमोसाइनिन के कांटेक्ट में ऑक्सीजन आती है तो उस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप रेड कलर की जगह पर ब्लू कलर का एक लिक्विड जनरेट होता है
है जो ऑक्टोपस के पूरे ही ब्लड को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। सो फाइनली अब आप ऑक्टोपस के ब्लड के कलर की असली साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत की मशहूर वाहन बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स के 600 LPTA सैन्य ट्रक्स जल्द ही थाईलैंड आर्मी का हिस्सा बनने वाले हैं और इस बात की घोषणा खुद थाईलैंड गवर्नमेंट के द्वारा भी सोशल मीडिया पर की गई है। सच में गर्व होता है अपने देश की तरक्की पर। फैक्ट नंबर 1। अंडे के अंदर चूजा सांस कैसे लेता है? असल में दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पक्षी या फिर जीव हैं जिनका जन्म अंडे से होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अंडे के अंदर पलने वाला भ्रूण या फिर जीव जन्म लेने से पहले अंडे के अंदर सांस कैसे लेता है? नहीं तो चलिए आज इसके पीछे की साइंस से भी पर्दा उठा ही देते हैं। असल में दोस्तों अंडा ब्लड वेसल्स और एयर मैकेनिज्म का एक परफेक्ट एग्जांपल है। असल में दोस्तों अंडे का शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चिकना और ठोस होता है, लेकिन जैसे ही किसी भी एग को माइक्रोस्कोप के नीचे लाया जाता है कहानी कुछ और ही हो जाती है। दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन अंडे के शेल पर हजारों की तादाद में बहुत छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा और ऑक्सीजन अंडे में एंटर करती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि किसी भी जीव या फिर चूजे के जन्म लेने से पहले एग के अंदर ब्लड वेसल्स का एक काफी बड़ा नेटवर्क क्रिएट होता है जो सीधा ही उस जीव या फिर चूजे से कनेक्ट रहता है। अब जैसे ही बाहर की हवा अंडे के अंदर एंटर करती है तो वो सबसे पहले इन्हीं ब्लड वेसल्स से जाकर टकराती है, जहां से ये ब्लड वेसल्स हवा से ऑक्सीजन को कैरी करके सीधे ही चूजे की बॉडी तक पहुंचाती हैं और चूजे की बॉडी के द्वारा रिलीज की गई कार्बन डाइऑक्साइड को भी इसी ब्लड वेसल्स नेटवर्क के द्वारा अंडे की शेल तक लाकर शेल पर मौजूद टाइनी होल्स के द्वारा बाहर हवा में रिलीज कर दिया जाता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये कहा जाता है कि कभी भी अंडे पर कोई भी ग्रीस या फिर क्रीम नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर अंडे के शेल पर मौजूद वो टाइनी होल्स बंद हो जाते हैं और अंडे के अंदर जीवित वो भ्रूण या फिर जीव का विकास तुरंत ही रुक जाता है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि अंडे के अंदर मौजूद चूजा सांस कैसे लेता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।